इस वीक की करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्टडी फंडा के पेपर 1 के नोट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आपको 5 बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और एक बुक जिसमें इकोनॉमिक्स, डिफेंस और एनवायरनमेंट तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको एक ही बुक में देखने को मिलेंगे। इस साल हम लोगों ने डिफेंस पे स्पेशल फोकस किया है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर आपके ना आई थिंक 6-7 क्वेश्चन जो है डिफेंस से आए थे पर्टिकुलरली। और अगर आप लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल की सेकेंड वीक के जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे और 1 या 2 दिन में जो थर्ड वीक की करंट अफेयर की वीडियो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला आर्टिकल। इस ये वाला जो आर्टिकल है वो है एक स्पीच से रिलेटेड, जो बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। ओके, तो अब जो ये इंस्क्रिप्शन है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला तो जो इंस्क्रिप्शन है ये कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है? ये चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी आप लोग जो एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ओके, चोला डायनेस्टी में एक जो किंग था जिसका नाम था परंतका फर्स्ट, ये उससे रिलेटेड है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही होगी। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आप लोग को याद रखना 907 एडी से लेकर 953 एडी तक। 907 एडी से 953 एडी तक इन्होंने रूल किया था और इन्हीं से रिलेटेड ये आपका उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन है। अब ये इंस्क्रिप्शन किस चीज के बारे में बताता है? पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। वहां पे वो आपको राष्ट्रकूटा, चोलाज या पल्लवाज या इस तरह के ऑप्शन दे देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो आपको डायरेक्ट किंग के बारे में पूछ सकते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली ये सिविल सर्विस में आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें पूछेंगे उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, मतलब इसमें बताया क्या गया है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये हमें डिटेल्स देता है किसकी जो ये वो नहीं थे विलेज असेंबलीज वगैरह होती है, लोकल सभा वगैरह होती है, वो कैसे क्या काम करती थी, उनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो हमको उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन में मिलती है। अब और क्या बताते हैं ये वाला इंस्क्रिप्शन? ये वाला इंस्क्रिप्शन बताता है कि जो सभा थी ना, जो असेंबली थी, वो एक्सक्लूसिवली बनी होती थी ब्राह्मण्स की। ठीक है, जो ब्राह्मण्स आप लोगों को मालूम होगा हमारा वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज, वैश्याज, उसमें से ये बताता है कि जो ये लोकल सभा थी ना, ये ब्राह्मण्स की बनी होती थी एक्सक्लूसिवली। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये उतारा मेरूर इंस्क्रिप्शन चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, परंतक का किंग है, और प्लस में ये जो लोकल सभा विलेज असेंबली है उसके बारे में बताता है। आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कानून है ना, इस पे एक तरह से थोड़ा बहुत चेक रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कानून है इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वॉर्न किया है कि इस कानून का काफी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। तो आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 22 इंपोर्टेंट हो चुका है। अब ये क्या बात करता है? आर्टिकल 22 आपको कुछ एक तरह से वो देता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो आपको क्या क्या फ्रीडम्स दी गई है, मतलब कि आपके कुछ राइट्स है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है आपको कौन कौन से राइट दिए जाते हैं? अब ना ये जो अरेस्ट किया जाता है ना, दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है पुनिटिव। पुनिटिव का मतलब होता है आपको पनिश करने के लिए अरेस्ट किया गया। पनिश कब किया जाएगा? जब आपने कुछ किया हो, राइट, यानी कि आपने क्राइम कर दिया, उसके बाद पुलिस आपको पकड़ के लेके गई और कोर्ट ने आपको सजा सुना दी है नहीं, उसको बोलेंगे पुनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। और एक जो डिटेंशन होता है किसी को डिटेन करना, वो होता है प्रिवेंटिव, यानी कि आपको शक है कि आप कुछ क्राइम करने वाले हो, मतलब कि पुलिस को शक है कि तुम कुछ क्राइम करने वाले हो, तुम्हारे क्राइम करने से पहले ही वो तुमको उठा ले, उसको बोलेंगे प्रिवेंटिव, यानी कि किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बंदे को जो अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया हुआ है। ठीक है,
अब डिटेंशन दो तरह की होती है, पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, पुनिटिव मैंने बता दिया, प्रिवेंटिव मैंने बता दिया। अब आर्टिकल 22 के दो पार्ट ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट अब आप लोगों को इसमें जानना क्या है, इसमें अब आप लोगों को ये जानना है कि जब आपको सजा, मतलब लेट से पुलिस ने जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस पे उठाया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में उठाया है, तो उस टाइम पे जो वो चीजें नहीं होती कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है ना वो एप्लीकेबल नहीं होती। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर डिटेल के लिए आप लोग इस वाले टॉपिक को लक्ष्मीकांत बुक से जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका स्टैटिक का पार्ट है। नेक्स्ट है कि अभी इंडिया ने आर्ग्यू किया है डब्ल्यूटीओ में किस चीज से रिलेटेड, इन फेवर ऑफ इट्स एमएसपी स्कीम फॉर फूड ग्रेन। आप लोगों को मालूम होगा जो लार्ज फूड ग्रेन एक्सपोर्टर है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उन्होंने इंडिया की जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, यानी कि एमएसपी वगैरह नहीं होते जिसपे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है राइस व्हीट वगैरह को और 22 क्रॉप्स वगैरह को, ठीक है, तो इसको इन्होंने चैलेंज किया डब्ल्यूटीओ में कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो अपने फार्मर्स को कुछ ज्यादा ही सब्सिडी दे रही है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रिंसिपल है, उनके अगेंस्ट है। ओके, यानी कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो एक तरह से वायलेट कर रही है डब्ल्यूटीओ के कुछ सर्टेन नॉर्म्स को। तो ये था सीन। अब इसमें डब्ल्यूटीओ को पहले आप लोग समझ लेते हैं कि हुआ क्या था, मतलब डब्ल्यूटीओ है क्या, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आप लोगों का, ये किसी बुक में मेंशन नहीं है अच्छे से। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, राइट, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो अपने सीएपीएफ एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो डब्ल्यूटीओ ना ऐसा जितना डिटेल में कहीं पे मेंशन नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स बिटवीन द नेशन। यानी कि एक जैसे ये एक कंट्री है दूसरी कंट्री, इन दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे क्या ट्रेड होगी, कैसे क्या ट्रेड नहीं होगी, उसको जो रेगुलेट करने का काम करती है वो कौन करती है, वो करती है डब्ल्यूटीओ। ओके, ताकि इनके बीच में अच्छे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सके और अच्छे से ट्रेड वगैरह फैसिलिटेट हो सके। अब इन्होंने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 1995 को। तो ये जो डेट है ना बॉस, ये पूछी जा चुकी है ऑलरेडी आपकी सीडीएस में। ये वाली जो डेट है ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। नाउ अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक माराकेश ट्रीटी वो आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें और जो इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि डब्ल्यूटीओ जो है ना, एकमात्र ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल ए कंट्री और बी कंट्री आपस में ट्रेड करिए, इनके बीच में जो रूल्स है वो कौन फॉर्मुलेट करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा डब्ल्यूटीओ। ओके, तो इस तरह की चीजें ये इसमें। अब इसमें और क्या क्या प्रोविजंस है सर, इसमें देखो, जब डब्ल्यूटीओ आया था ना, इसमें कुछ प्रोविजन है। सबसे पहला जो प्रोविजन था वो था नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया है, ठीक है, और एक है चाइना, ठीक है। अब आप लोग ऐसे समझो कि, और तीसरी कंट्री ले लो पाकिस्तान, पाकिस्तानी श्रीलंका ले लेते हैं, ठीक है, श्रीलंका ले लेते हैं। अब इमेजिन ए सिनेरियो, चाइना ने चाइना ने जो है श्रीलंका को सस्ता सामान देना स्टार्ट कर दिया। चाइना ने श्रीलंका को कुछ फेवर देना स्टार्ट कर दिया, लेट से कुछ फेवर देना स्टार्ट कर दिया, तो उसको सेम फेवर जो है वो इंडिया को भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मोस्ट फेवर्ड, मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर एक कंट्री कोई पर्टिकुलर चीज किसी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है, तो उसको सेम चीज बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो मोस्ट वर्ड है ना, मोस्ट फेवर्ड, ये एक तरह से आप लोगों का मिसनोमर है। आप लोगों को सुनने में ये लगेगा कि इसमें ना किसी पर्टिकुलर कंट्री को ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी मोस्ट फेवर्ड नेशन में, ठीक है। नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या है कि इक्वली ट्रीट करना, सबको सबको क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। पढ़ लेते हैं कि एमएफएन रूल्स जो है ये बताता है कि जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है उनको मस्ट अप्लाई द सेम कंडीशन ऑन ऑल ट्रेड विद अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर, ठीक है। मतलब कि जो भी ट्रेड कंडीशंस वगैरह जो आप एक कंट्री के साथ लगा रहे हो, उस तरह की कंडीशन आपको सारी कंट्रीज को एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में किसी को भी फेवर नहीं किया जाता, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला ये काइंड ऑफ मिसनोमर है। नेक्स्ट है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने, इंडिया ने सामान मंगाया यूएसए से, यूएसए से जो इंडिया ने सामान मंगाया है,
जिस तरह का ट्रीटमेंट ये उन प्रोडक्ट्स को देगा जो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब कि इंडिया की टेरिटरी में कोई पर्टिकुलर चीज है जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, वो सेम चीज इंडिया ने इंपोर्ट भी की है, तो दोनों को ना इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आप जो यूएसए वाली चीज है उसको जानबूझ के उस पर एक्स्ट्रा कुछ टैक्सेस वगैरह लगा के उसको बहुत ज्यादा महंगा कर दोगे और अपनी वाली को सस्ता ही रखोगे। इस तरह का आप लोग नहीं कर सकते, ओके, इस तरह का कंट्री नहीं कर सकती, ये भी डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूटीओ का मेन प्रिंसिपल क्या है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को एनहेंस करना है। नहीं, यहाँ पे तो ट्रेड एक तरह से कम हो जाएगी। तो पढ़ लेते हैं कि जो नेशनल ट्रीटमेंट है उसका मतलब है जो इंपोर्टेड गुड्स है शुड बी ट्रीटेड नो लेस फेवरेबल देन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। मैंने बताया ना, जो कि आप लोग इंपोर्ट करे हो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, दोनों को आप लोगों को सेम वे में ट्रीट करना है। आई होप गाइस आप लोगों को मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी दोनों क्लियर होगी। अब ना एक चीज और देख लेते हैं। अब ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था डब्ल्यूटीओ के अंदर जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट आएगा कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। अब इसमें है क्या सर, देखो एक ना एग्रीकल्चर पे क्या ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इतना समझ में आ गया होगा। इसके तीन कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो है डोमेस्टिक स्पोर्ट का, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मार्केट एक्सेस का, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज का। ओके, अब इसको ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिक स्पोर्ट। डोमेस्टिक स्पोर्ट में ये आता है, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज है, एक तो इंडिया है और एक यूएसए है, ठीक है। लेट्स से इंडिया अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, इंडिया अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। और आप लोग ने इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इमेजिन ए सिनेरियो, इंडिया है, इंडिया अपने फार्मर्स को, अब किसानों को ना कोई चीज पर्टिकुलर उगाने में एंड ऑल दैट लेट्स से 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसको बोलेगा अपने फार्मर्स को, एक काम करो जब तुम इसको बाहर एक्सपोर्ट करो ना 50 रुपए मत करो, तुम इसको बाहर एक्सपोर्ट करो 30 रुपए में। सर इससे फायदा क्या होगा ये तो बता दो, मैं अभी फायदा बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसान बोलेगा कि यार मैं 50 रुपए की मैंने चीज उगाई, मैं इसको 30 रुपए में कैसे करता हूँ, इससे तो नुकसान, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी लो 30 रुपए ना हम तुमको दे रहे हैं, 30-40 रुपए जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना वो हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा बाहर प्रॉफिट होना था हम तुमको दे रहे हैं, यहाँ पे अब तुम 30 रुपए में ही करो। ओके, ऑन द अदर हैंड यूएसए है, यूएसए में जो किसान है, फार्मर है, लेट्स से उसको भी 50-60 रुपए की पड़ गया कोई चीज, लेकिन वहां की गवर्नमेंट कोई सब्सिडी वगैरह दे नहीं रही। तो ये लोग अपना मार्केट में सामान बेचे 50-60 रुपए में, और जो इंडियन वाले हैं, इंडियन वाले फार्मर है, वो बेचे 30 रुपए में। क्यों, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये सामान, दोनों का सामान एक दूसरी कंट्री में जाएगा, लेट्स से कनाडा में गया, किसका सामान ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, इंडिया का या यूएसए का? इंडिया का मिला 30 रुपए में, वही सामान मिला 50-60 रुपए में, ऑब्वियसली बात है इंडिया कॉम्पिटेटिव है नहीं? तो और ये करती क्यों है, क्योंकि आप लोग इससे ऐसे समझ सकते हो, फॉरेक्स हो गया ये, ठीक है, या फिर हमारे जो फार्मर्स वगैरह ना उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक स्पोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड को डिस्टोर्ट कर सकता है, ये आप लोगों को अभी देखने को मिल गया होगा, ओके। और कहीं ना जो हमारी एमएसपी है ना, उसको जो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, वो इसी तरह के एलिगेशंस लगाती है। जो एमएसपी है ना बॉस, वो इसी तरह की सब्सिडी है जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है। अब ना डोमेस्टिक स्पोर्ट में क्या क्या अलाउड है, डोमेस्टिक स्पोर्ट में देखो बॉस, तीन तरह की सब्सिडी है, एक तो है ग्रीन बॉक्स, एक है ब्लू बॉक्स, एक है एम्बर बॉक्स। अब ब्लू बॉक्स जो सब्सिडीज होती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज क्या होती है, देखो, लेट्स से तुम एक, ये तुम्हारा खेत था, तुम इस पे पहले कुछ वो पूरे खेत पे तुम खेती करते थे, ठीक है, और तुमको लास्ट में जाके कुछ 2,000 रुपये बचते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी, लेट्स से ये पूरा खेत है तुम्हारा, गवर्नमेंट बोलेगी इस साल ना तुम पूरे खेत पे मत करो, सिर्फ इतने पे खेती करो, और ये वाला जो एरिया ना इसको खाली छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाए, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाए। और जो भी तुम पैसा कमाते थे ना वो हम तुमको दे रहे हैं, 2,000 रुपये हम दे रहे हैं, तुम वैसे भी पूरे एरिया से 2,000 रुपये कमाते थे, हम वैसे ही दे रहे हैं, पर इस वाले को खाली छोड़ दो, ये जो आएगा ये तुम कमाई सकते हो, यानी कि तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम होगी, ठीक है। तो किसान मान गया। तो इस तरह की सब्सिडी अलाउड है, यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट हेल्प करिए इनको, हाँ जी, इस तरह की सब्सिडी अलाउड है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी। क्यों, क्योंकि जब किसान पूरे में उगा रहा था, लेट से यहाँ पे वो 100 किलो आलू उगा लेता, अब तो 85 किलो उगा पाएगा ना, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन लिमिट होगी। अब इससे फायदा क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो बाहर एक तरह से थोड़ा कम जाएगा, उस तरह की चीज आप लोग देख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कंसेप्ट है, ओके। तो क्या सर ब्लू बॉक्स सब्सिडी अलाउड है? हाँ जी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी अलाउड है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अलाउड है? हाँ जी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी भी अलाउड है। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो वो
जो है भारत के किसानों को इस तरह, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हो गया, या मशीन्स वगैरह हो गया, उनको दे दे, ठीक है, खरीद के, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली खेती हो। तो इस तरह की चीजें अलाउड है। एम्बर बॉक्स अलाउड है, एम्बर बॉक्स अलाउड नहीं है, एम्बर बॉक्स अलाउड नहीं है। और ये बोला जाता है कि जो एमएसपी है ना कहीं दूसरी कंट्रीज हमको एलिगेशंस लगाते हैं कि जो एमएसपी है ना वो एम्बर बॉक्स के अंदर आती है, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज, जो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना ये वाला, यही होती है ट्रेड। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स किससे रिलेटेड है, नहीं तो डायरेक्टली ये आ जाएगा कि भारत में मतलब कौन सी अलाउड है, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग कौन सी अलाउड है, ग्रीन बॉक्स अलाउड है, ब्लू बॉक्स अलाउड है, एम्बर बॉक्स अलाउड नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। डोमेस्टिक स्पोर्ट आपका क्लियर हो गया, मार्केट एक्सेस भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मार्केट एक्सेस में आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन और ये नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी, इसमें दोनों चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होती है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। देखो, जो इसमें ना एक ना पीस क्लोज आया था। पीस क्लोज क्या आया था, देखो हमारे यहाँ पे ना जब ये सब हो रहा था, WTO एंड साइन हो रहे थे, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उन्होंने ये बोला था कि हमारे यहाँ पे जो किसान है ना, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे एक पीस क्लोज आया। पीस क्लोज में क्या आया, पीस क्लोज में ये बोला गया WTO के अंदर कि कुछ कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको अलाउड है, मतलब कि वो कुछ एक्सटेंट तक जो है अपने किसानों को सपोर्ट कर सकती है, अपने किसानों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज से और डेवलप्ड कंट्रीज से, इसी को पीस क्लोज बोलते हैं बस, ओके। मतलब कि इनको डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी ज्यादा एक्सटेंशन दी गई थी, डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ी कम दी गई थी, तो इसी को पीस क्लोज बोलते हैं। बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। और क्या था, और ये एक एग्रीमेंट था कि जितनी भी डेवलप्ड हो या डेवलपिंग नेशन हो, उनको जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल तुम अपना सामान इंडिया जो अपना सामान वहां पे भेज दिया, यूके में भेज दिया, ठीक है, यूके में भेजा, यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ये बोल के माल को रिजेक्ट कर दे कि तुमने इंडिया ने ना सैनिटेशन, जो सैनिटेशन मेजर्स है ना उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया, ठीक है, और मतलब अच्छा पानी यूज नहीं किया, इस तरह के वो एलिगेशंस लगा दे, तो इसको बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है, टैरिफ बैरियर में ना जनरली जो सामान इंडिया भेजेगी उस पर वो टैक्स वैक्स लगा के अपनी कंट्री महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर से ना डील करने के तरीके होते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर से मतलब कि कोई आपके सामान में कमी निकाल के वो खरीदे ही ना, तो क्या कर दिया जाए। तो इसी को डील करने के लिए इसमें बोला गया है कि भाई साहब जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर है ना उनको सबको टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट कर दो। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों का WTO एज ए जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज है वो एक न्यूज में थी, डकार डिक्लेरेशन। डकार डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड है, ये डिक्लेरेशन जो है 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने साइन किया है, ओके। और ये है इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है ये वाला डिक्लेरेशन। और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है कि जो 2030 तक जो है ना जितनी भी डेथ होती है उसको 50% तक रिड्यूस करना, ओके, 50% तक रिड्यूस करना। नाउ अमित शाह, हमारे जो होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि मतलब अर्ज किया लोगों से कि टू विजिट इंडिया इज फर्स्ट प्लेस किबुथु इन अरुणाचल प्रदेश। तो वहां पे बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो किबुथु जो किबिथो जो है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट है, LAC यानी कि चाइना बॉर्डर पे, ओके। और ये आप लोगों का कहाँ पे मिलेगा, ये यूनिकली लोकेटेड ऑन द ट्रांजैक्शन चाइना, म्यांमार, ठीक है, और एक इंडिया, ठीक है। तो ये ट्राई जंक्शन पे है, यानी कि यहाँ से चाइना लगता है, यहाँ से म्यांमार लगता है, ये इंडिया तो है ही, ओके। और ये एक स्मॉल विलेज है अरुणाचल प्रदेश के अंजोर डिस्ट्रिक्ट में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि वो तो न्यूज में था, किससे रिलेटेड है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, ये स्कीम न्यूज में थी और आप लोगों को मालूम होगा आपके CAPF एग्जाम में इस साल काफी ज्यादा स्कीम्स पूछी गई थी। तो स्कीम्स में पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये वाली स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी 2015 में। इसका काम क्या था, इसका काम था बेसिकली कुछ माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना। कितने लाख तक का, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना, नॉन कोऑपरेट, नॉन फार्म या MSME जो है, मतलब कि जो छोटे बिजनेसमैन नहीं होते, माइक्रो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको लोन प्रोवाइड करना, ओके। अब यहाँ पे ना मुद्रा की फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, सबसे पहला तो ये हो गया। और यहाँ पे ना बेसिकली कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, कोलेटरल यानी कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि यार छोटे छोटे बिजनेसमैन मतलब कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कहाँ से लेके आएंगे पैसा, है नहीं। अब इसमें ना 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक तो होता है शिशु लोन, शिशु यानी कि बच्चा, यहाँ पे 50,000 तक का लोन दिया जाता है स्टार्टअप्स के लिए, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक होता है किशोर लोन, किशोर लोन में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और एक होता है तरुण
तरुण लोन में बेसिकली 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब कि MSME में ही जो बड़े लोग हैं, ओके, मतलब कि जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, नोट बड़े लोग। नाउ नेक्स्ट है कि तमिलनाडु गवर्नर ने जो बिल है जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करता है उसको एक्सेंट दे दिया है, यानी कि उसको अपनी परमिशन दे दिया है। अब आप लोग ना गैम्बलिंग का स्टेटस देख लीजिए। जो गैम्बलिंग जो है ना वो डिफाइन किया गया था पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में। और ये कौन सी लिस्ट आपको मालूम होगा, हमारे शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो आपका मैटर है ये आता है स्टेट लिस्ट में। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें, मैच द फॉलोइंग करा सकते हैं वो, ओके। और 2022 में एज ऑफ मतलब 2022 तक जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल थी गोवा, दमन एंड सिक्किम में। बाकी सब कंट्रीज, मतलब बाकी सब जितने भी स्टेट्स है ना, गैम्बलिंग वहां पे एक तरह से प्रोहिबिटेड है और इलीगल है, ओके। लेकिन गोवा, दमन और सिक्किम में ये लीगल है। नाउ जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने 3,000 विलेज आइडेंटिफाई नियरली किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर, ठीक है, ओके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये जो बॉर्डर एरियाज है ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का प्रोग्राम है ये, ठीक है। जितने भी बॉर्डर एरियाज पे विलेज वगैरह ना उनको प्रमोट करने का, ताकि वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के आ, अंदर की साइड ना आए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश पे गांव है, ठीक है, वहाँ के लोग छोड़ के यहाँ से आ गए तो ऑब्वियस सी बात है वो घोस्ट विलेज बन जाएगा। और घोस्ट विलेज को कैप्चर करना चाइना के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि गवर्नमेंट वहां पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करे, तो उसी उसी के लिए एक प्रोग्राम आया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो युगांडा की ट्रिप पे थे। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम है बेसिकली तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, इसमें ना बेसिकली जो ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटीज है वर्ल्ड में, मतलब कि जो पुरानी पुरानी एंसेंट सिटीज है ना, उनकी उनकी जो एस्थेटिक वैल्यूज है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है, ओके। उनकी जो एस्थेटिक वैल्यूज टाइप्स नहीं होती उस पर फोकस किया जाता है। और उसी के रिगार्डिंग है ये तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव aimed at enhancing the aesthetic appeal of Varanasi, the oldest inhabited city in the world, okay। चलो नेक्स्ट है चाइना में बेसिकली फर्स्ट डेथ हुई है H3N8 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आप लोगों को याद हो ना, मैंने इससे पहले एक डिस्कशन लिया था जहाँ पे मैंने ना ये बताया था आप लोगों को कि इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि ये स्वाइन फ्लू है या बर्ड फ्लू है या क्या है, ओके। इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये याद रखना है H3N8 एक बर्ड फ्लू है। जो इंडियन जीएम गुकेश है उन्होंने वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया ओशियनिक इवेंट में टाइटल जीता है। आप लोग एक बेसिक वन लाइनर टाइप से इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में मतलब बहुत पहले कुछ वायलेंस सा चल रहा था। वायलेंस किस चीज का चल रहा था कि कुछ लोग थे मतलब उनके बीच में था कि वो आयरलैंड में रहना चाहते हैं या यूनाइटेड किंगडम में रहना चाहते हैं। और ये जो वायलेंस है काफी लंबा चला था, क्लियर है। अब हुआ क्या कि इसी वायलेंस को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, पढ़ लेते। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था 10 अप्रैल 1998 में। किस किस के बीच में, नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के बीच में, ओके। यानी कि आयरलैंड और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बीच में साइन किया गया था। ये क्यों साइन किया गया था, क्योंकि टू एंड द डिकेड्स ऑफ वायलेंस, जो कि वायलेंस हो रहा था ना नॉर्दर्न आयरलैंड में, अमंग दूस उन लोगों में जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि कुछ आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे, कुछ यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते थे। इन्हीं के बीच में कुछ क्लैश था, उसी को खत्म करने के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद रखना है कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। नेक्स्ट है जो हमारे नितिन गडकरी है, आप लोगों को मालूम होगा, इन्होंने इंस्पेक्ट किया है वर्कोन जोजिला टनल, ठीक है। अब ये जो टनल है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सी टनल है बॉस, पढ़ लेते हैं। कि जोजिला जो टनल है ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल है एशिया में। और इसकी जो लेंथ आप लोगों को याद रखनी है 14.2 किलोमीटर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस टाइप में। अब यहाँ पे रूट देख सकते हो आप, श्रीनगर, कारगिल, लेह, ये वाला रूट, ओके। यहाँ पे भी मैप में मेंशन हो गया। आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी लेंथ याद रखो और एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है। और ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल आने जाने एंड ऑल दैट, ओके। चलो
देखो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने कुछ एक तरह से प्लेज ली थी। प्लेज क्या थी कि वो जो रशियन गैस है उस पे, मतलब कि रशिया पे जो भी उनकी डिपेंडेंस है उसको वो कम करेंगे। रशिया पे अपनी डिपेंडेंस को वो कम करेंगे, लेकिन वो उसको कम नहीं कर पा रहे। ये उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, यहाँ से पढ़ सकते हो। वाइल यूरोपियन कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंटली कट डाउन देयर रिलायंस ऑन रशियन गैस एट ए सेम टाइम हैव इंक्रीज देयर ओवरऑल परचेस ऑफ रशियन एलएनजी, अंडरमाइनिंग द ब्लॉक एज प्लेज टू एंड इट्स यूज ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल बाय 2027। मतलब कि उनका ये टारगेट होगा कि उनको 2027 तक जो रशियन फॉसिल फ्यूल्स है मतलब वहां से खत्म करना है, यानी कि वहां से लेना ही नहीं है, कहीं और उनको उसका अल्टरनेटिव देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने गैस तो, रशियन गैस को तो इम्पोर्ट करना कम कर दिया, लेकिन जो रशियन एलएनजी है उसको ये ज्यादा हो गया। तो एक तरह से जो भी इनकी प्लेस थी है उसके अगेंस्ट है। नाउ देख लेते हैं जो एलएनजी होती है, लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस होती है, ये एक तरह से लिक्विड स्टेट में, मतलब कि एक नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस को ना बहुत ज्यादा कूलिंग करके, नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा कूलिंग करके उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विफेक्शन की फॉर्म में। ओके, देखो, एलएनजी इज ए नेचुरल गैस रिड्यूस टू ए लिक्विड स्टेट लिक्विफिकेशन थ्रू इंटेंस कूलिंग, बहुत ज्यादा उसको कूलिंग करके अराउंड -161 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है। और जो लिक्विड गैस होती है 600 टाइम्स जो है वो स्मॉलर होती है ओरिजिनल वॉल्यूम से, यानी कि काफी हल्की हो जाती है उसके बाद ये। अब मेन चीज जो है ना, आप लोगों को ये याद रखना, एलएनजी एलएनजी में जो मेजोरिटी ऑफ द कंपोनेंट है वो मीथेन का होता है। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ईरान, चाइना, कतर। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब कुछ स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो कि न्यूज में थी। पहली थी निक्षय निक्षय मित्रा प्रोग्राम। ये किससे रिलेटेड है? ये है बेसिकली टीबी पेशेंट से रिलेटेड, आप लोगों को इतना याद रखना है। और भारत में बेसिकली हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था ना टीबी मुक्त भारत अभियान, ये दो कि हमें टीबी जो है 2025 तक खत्म करनी है। तो ये जो टारगेट ईयर है ना, ये याद रखना। आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा 2027 बोल के या 2030 बोल के। 2025 तक हमें मुक्त टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसकी एक डेडलाइन है। एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को। स्टार्टिंग में 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अंदर क्या किया जाएगा, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें जितने भी भारत के नागरिक हैं उनकी एक यूनिक हेल्थ आईडी होगी, और उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है। मतलब कि अगर तुम्हारा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में है ना, इसके काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं। मतलब कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओ तो एटलीस्ट तुम्हें पता लगेगा कि तुम जब लास्ट टाइम आए थे तुम किस बीमारी के लिए आए थे, किस बीमारी के लिए नहीं आए थे। अब इसमें जो है ना बॉस, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है? वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो आप लोगों को याद रखना है। नाउ एक और है ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है? ये ई हेल्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ठीक है, इसमें बेसिकली लोगों को ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंसल्टेशन दिया जाता है उनको। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो जे रंगनाथ पैनल, जो जे रंगानाथ मिश्रा का पैनल था, उसके डाटा को क्या यूज किया जा सकता है टू डिसाइड कोटा फॉर दलित कन्वर्ट्स। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को सिर्फ इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है कि जे रंगानाथ मिश्रा का जो पैनल है वो मतलब कि दलित कन्वर्ट से रिलेटेड, कोटा से रिलेटेड था। दैट्स ऑल, आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। रिमेम्बरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन 104th एनिवर्सरी। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बेसिक से डिटेल देख लेते हैं। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं इसको, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्योंकि कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट करे थे जलियांवाला बाग में। किस लिए प्रोटेस्ट करे थे? क्योंकि एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट 1919। ये क्या था? ये एक तरह से एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1950 में, जब वर्ल्ड वॉर चला था ना। तो ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे जिसके अंदर ना बहुत सारी जो चीजें ना वो रेस्ट्रिक्ट की गई थी। मतलब कि 4 लोग ऐसे एक साथ नहीं खड़े हो सकते, मतलब जो भी वॉर टाइम पे कंडीशंस लगाई जाती है ना, वो सारी थी इसमें, इस वाले एक्ट में 1915 वाला था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा यार इसी एक्ट को ना हम थोड़ा सा परमानेंट बेसिस पे लेके आते हैं। तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो था वो था रोलेट एक्ट 1919। तो इसी के अगेंस्ट जो है लोग बेसिकली विद्रोह कर रहे थे, मतलब कि विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। लेकिन उससे ये वाला रीजन तो हो गया, लेकिन उससे भी जो एक इमीडिएट रीजन था वो क्या था कि पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर को उठा लिया था, सैफुद्दीन किचले और डॉक्टर सत्यापाल को। ओके, और इसी को बेसिकली बोला जाता है नो वकील नो अपील नो दलील लो भी बोला जाता है, रोलेट एक्ट को। और यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे उन्होंने गोली चलवा दी थी। 13 अप्रैल को बैसाखी डे का दिन था। और बाद में जो हमारे बंगाली पोइट थे और जो नोबल लोरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था। क्योंकि इतना
बड़ा इंसिडेंट हो गया था, काफी सारे लोग मारे गए थे। बाद में इसकी जांच करने के लिए, इस इंसिडेंट की जांच करने के लिए हंटर कमीशन बिठाई गई थी। और आईएनसी ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी साइड से एक कमीशन बिठाई थी, जिसमें महात्मा गांधी भी मेंबर थे। नाउ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आप लोगों को मालूम होगा प्रोजेक्ट टाइगर को जो है 50 साल हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल प्रोजेक्ट टाइगर, और टाइगर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किस चीज के लिए? टू कंजर्वेशन फॉर द 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पुमा, इन तरह की चीजों को। आगे बढ़े, चलो। कृष्णाराजपुरम एंड व्हाइटफील्ड रेलवे स्टेशन को रिवैम्प किया गया अंतर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना कि जो अमृत भारत स्कीम है, अमृत भारत जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? वो है स्टेशन को रिवैम्प करने के लिए, जो स्टेशन वगैरह ना, उनको रिवैम्प करने के लिए, मतलब कि जो भी उनमें कमी है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, इस तरह की चीज, वाईफाई लगवाना, इस तरह की चीजों को, जो भी बेसिक एमिनिटीज है ना, तो स्टेशन पे प्रोवाइड करना। तो सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना, अमृत भारत स्कीम्स किससे रिलेटेड है बॉस? वो आपको ना, जब क्वेश्चन आएगा ना उससे, वो अमृत भारत देंगे, स्टेशन नाम नहीं डाले, क्योंकि स्टेशन से तो आपको पता लग जाएगा, डायरेक्टली पूछेगा अमृत भारत किससे रिलेटेड है। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें वही किया जाएगा, स्टेशन का एक्सेस, सर्कुलेटिंग एरियाज, वेटिंग हॉल, टॉयलेट, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, वाईफाई, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन काफी न्यूज में रहता है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब क्या है? डॉलराइजेशन का मतलब आप लोग सिंपल सा है कि जो कंट्रीज है ना, डॉलर को एज ए करेंसी यूज कर रही है, डॉलर की जो डिमांड है वो एकदम से ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्लस में जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है ईरान से ऑयल खरीद रहा है, तो या रशिया से ऑयल ऑयल खरीद रहा है, दूसरी कंट्री से ऑयल खरीद रहा है, तो वो डॉलर्स में पे कर रहा है। तो इस तरह की चीजें, ओके। और प्लस में सेंट्रल बैंक जो है यूएस डॉलर को, सबसे ज्यादा जो सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रिजर्व को रखते हैं ना, वो यूएस डॉलर में ही रखते हैं। और डी डॉलराइजेशन क्या होता है? इसके ऑपोजिट अगर आप लोग देखोगे, डी डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब लेट से दो कंट्रीज ने आपस में डील कर ली कि हम लोग सिर्फ इसी करेंसी में डील करेंगे, तो उसको डी डॉलराइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना, मतलब कि एक बेसिकली इंडेक्स रिलीज हुआ जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22। इसमें ही इनको फ्रंट रनर मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। डिफेंस में अब तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को याद रखना है, ओके। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये वो किया गया है, मतलब रिलीज किया गया है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, श्री आर के सिंह, उन्होंने रिलीज किया था स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। और इसमें इन्होंने, मतलब कि कौन कौन फ्रंट रनर है, कौन क्या है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। फ्रंट रनर कैटेगरी में वो स्टेट्स है जिनका स्कोर 60 से ज्यादा आई। नो नो नीड टू रिमेंबर, सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, नीचे वाले तीनों स्टेट्स हो गए, इजी है याद करना, ठीक है। और तेलंगाना भी है, राजस्थान, ये फ्रंट रनर कैटेगरी में, ठीक है। आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब अचीवर कैटेगरी में। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़। ओके, चलो। इस तरह के क्वेश्चन ना स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अब तक डिफेंस में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग टॉप परफॉर्मिंग अचीवर, एक एक नाम तो स्टार्टिंग का याद रखो, एक एक दो दो नाम। नाउ, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने एक रैंकिंग रिलीज की है कि वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो कौन है? वो है वेनिजुला, ओके, वेनिजुला। और जो सेकंड नंबर पे जिसने टॉप किया वो है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये एक आइलैंड है, कहाँ पे? ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में। उसके बाद अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये आप लोग देख सकते हैं। और इंडिया की रैंकिंग क्या है बॉस? इंडिया की रैंकिंग है 77th, ठीक है। और यूएस एंड यूके वर अहेड ऑफ इंडिया इन क्रिमिनल रैंकिंग कंट्री, ठीक है। यूएसए 15 नंबर पे, यूके 65th पे, ठीक है। यानी कि इंडिया फिर भी अच्छी रैंकिंग है इंडिया की कंपेरेटिवली अगर बात करें तो। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड किया है कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ए पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज, आप लोग का एक कॉमन सा जो टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडोक जज, एडोक जज कौन से आर्टिकल में है? एक तो ना आप लोग प्लीज लक्ष्मीकांत में जाके ना एडोक जज जो है इसका जो प्रोविजंस है किससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो भी याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। देखो, जुडिशरी के आपके 4-5 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो आर्टिकल 129 और 215, ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है सर? ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल 130, इसमें क्या है? इसमें ये लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है ना वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वर्ड दिल्ली। और अगर इसको चेंज करना है ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। एक आर्टिकल 131, ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन आप लोगों का। एक है आर्टिकल 136, ये है स्पेशल लीव पेटिशन,
एक है आर्टिकल 137, ये है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। मतलब आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोल दिया कि बेरूबारी केस में बोल दिया जैसे प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन केशवानंद भारती केस में बोल दिया कि पार्ट है नहीं। तो अपनी ही जुरिडिक्शन को रिवाइज करना, अपनी ही मतलब डिसीजंस को रिवाइज करना, तो इसको बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। आर्टिकल 138 क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यू करने की पावर है ना, तो अंडर आर्टिकल 138 पार्लियामेंट इंपावर कर सकता है दूसरी कोर्ट्स को भी कि वो इस तरह के रिट इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। वहां पे एक एडहॉक जज का भी देख लेना। अगर हम लोग हाई कोर्ट के बेसिस पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट जज की बात हो रही है तो हम हाई कोर्ट का ही देखेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल 224A ये मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कि वो किसी भी बंदे को, मतलब कि कोई पहले जज रह चुका है, उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेके उसको जज अपॉइंट कर सकते हैं। और ऐसा अब तक आज तक ना 3 बार ही किया गया पास्ट में। ओके, मतलब कि एक टेम्परेरी बेसिस के लिए जज, टेम्परेरी, और जो टेम्परेरी बेसिस के लिए जज बनाया जाता है ना उसको 2 साल से ज्यादा आप लोग नहीं रख सकते। तो यहीं पे लिखा भी हुआ है कि ए मूव दैट वुड अलाउ हिम टू सर्व 2 years एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज। ओके, यानी कि 2 साल तक ये बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। आई होप गाइज आप लोगों को ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।